आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड यानी बीए सेकंड ईयर का राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसमें आपके नीति निदेशक तत्व जो एक आपका चैप्टर है, उस चैप्टर को आज हम क्लियर करेंगे। कंप्लीटली इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि नीति निदेशक तत्व क्या है। कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न है वो इनमें से पूछे जाते हैं। आपके लिए जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो बुक है, इस बुक में से बहुत सारे प्रश्न आपके कोई भी कंपटीशन होता है उसमें से बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और नीति निर्देशक तत्वों को आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं उनको। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनेगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सारे विषय आपके लिए यहाँ पढ़ाए जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व देखिए, हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। और विश्व के जो अन्य संविधान है उनमें जैसे आयरलैंड को छोड़ करके और किसी भी देश में इस प्रकार के तत्वों की कोई संभावना नहीं है। यानी अपने जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी हमने पढ़ा है। और संविधान के जो निर्माण करने वाले थे उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बिना नीति निर्देशक तत्वों के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए नीति निर्देशक तत्व क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, उसके बारे में हम देखेंगे कि अगर हम नीति निर्देशक तत्वों को यानी कुछ शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान करने वाले आदर्शों को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में वर्णित किया गया है। देश का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक हर तरह का जो विकास है, वैज्ञानिक विकास है, उन सभी विकासों को या हर तरह से विकास करने के जो तत्व हैं उनको नीति निर्देशक तत्वों के रूप में वर्णित किया गया है। और इन आदेशों के क्रियान्वित किए जाने पर भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करवाने वाले जो लक्ष्य हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। और अनुच्छेद 19 जो 37 है, वैसे 36 से 51 तक जो है आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। कई जगह 38 से 51 का वर्णन भी मिलता है कि 38 से 51 जो है उनमें नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन 36 से 51 तक जो है आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। आप जानते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक, और वैसे 14 से 35 तक भी मानते हैं, तो 12 से लेकर 35 तक आपके जो 23 जो है अनुच्छेद है वो अधिकार से संबंधित है। अधिकार के बाद में 35 के बाद में सीधे आपके इसके नीति निर्देशक तत्व शुरू होते हैं। अनुच्छेद 37 में इनकी परिभाषा दी गई है, और वो परिभाषा इस प्रकार है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता तो नहीं दी जा सकेगी, कोई भी न्यायालय उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा, किंतु इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत है। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, और भारत में कर्तव्य जो है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए इन तत्वों का प्रयोग अनवरत जारी रहेगा। नीति निर्देशक तत्वों का जो स्वरूप है, इनको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि इन तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये 3 चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता, या वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, देश के लिए मूलभूत है, और इनका प्रयोग जो है कानून बनाते समय इनका प्रयोग करना एक राज्य का कर्तव्य होगा। मूल अधिकार हमने देखा और नीति निर्देशक तत्व हम देख रहे हैं, तो इन दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या है? देखिए क्या अंतर है। पहला अंतर यह है कि मूल अधिकार तो न्याय योग्य है, लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। अर्थात मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है एक राज्य का कर्तव्य है। इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, इन्हें जनमत तो है, इनके पास जनमत का बल है और नैतिक शक्ति प्राप्त है। यानी ये जो निर्देशक तत्व है इनको जनमत का बल है, अर्थात पूरे भारत की जनता चाहती है, और इसको नैतिक शक्ति का बल है, न्याय योग्य नहीं है। पहला अंतर तो यह है। दूसरा अंतर है मूल अधिकार निषेधात्मक है, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश है, क्योंकि उनका निषेध हो नहीं सकता। मूल अधिकारों को
मूल अधिकार जो है निषेधात्मक है, उनके लिए निषेधाज्ञाएं प्रयुक्त की जाती है। अगर उनका हनन होता है तो ऑर्डर निकलते हैं। इनके द्वारा कुछ को कार्य करने से रोका जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश देते हैं जिन्हें पूरा करना उनका कर्तव्य ठहराया गया है। तो कहने का अर्थ है कि मूल अधिकार निषेधात्मक हैं और जबकि ये सकारात्मक विचार हैं। मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है। मूल अधिकार जो है इनका उपयोग नागरिक करते हैं और नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए, यानी ये कहा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य का कर्तव्य निर्धारित करते हैं। मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है। आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित जो व्यवस्था स्थापित करने का काम है वो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से हुई है, जबकि मूल अधिकारों के द्वारा तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। नहीं, राजनीति या प्रजातंत्र में देश के व्यक्तियों को कितने अधिकार हैं और उन अधिकारों का पालन किस प्रकार किया जाता है, ये बात है। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों को देखें तो इसमें जैसे 38 से 51 आया हुआ है, देखिए इस बुक में, लेकिन वैसे 36 से 51 तक इनको माना गया है। आप भी अपने ऑथेंटिक बुक में देख सकते हैं और संविधान के भाग 4 में इनको उल्लेखित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कौन कौन से, इनको कैसे विभाजित किया जाए, तो इनके लगभग 5-6 प्रकार हैं। सबसे पहली बात है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो निर्देशक तत्व हैं उनमें संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था अपने देश को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, और इसके लिए उन्होंने कुछ आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व बताए हैं। उनमें पहला है आपके राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। स्त्री पुरुष को समान रूप से, प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविका प्रदान करने का, उसे रोजगार प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, यानी राज्य का काम होगा कि सर्वाधिक जो सार्वजनिक हित के काम है वो करने होंगे। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर केंद्रीकरण नहीं हो और सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। ये आर्थिक से संबंधित है। चौथा है जैसे राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना का दुरुपयोग नहीं होने देगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये इसका काम है। इसके अलावा राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे बालक की उम्र पड़ने वाली है तो उसे, यानी इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करेगा जिससे, जैसे अभी अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, उसके माँ बाप का कर्तव्य है, यानी अनुच्छेदों में उसको शुमार किया गया है। राज्य अपने आर्थिक साधनों के द्वारा या आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके। शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त की जा सके। जैसे शिक्षा प्राप्त करने में है, अगर कोई बेरोजगार है, बूढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है, अपंग हो गया है, तो उनकी सहायता करने का काम भी राज्य करेगा। ये नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही काम करना पड़े, स्त्रियों को प्रसूतावस्था में काम करना नहीं पड़े। प्रसूतावस्था में स्त्रियों को छुट्टियां देना है, उनसे संबंधित ये लोक कल्याणकारी कार्य है। राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। कृषि से संबंधित लगे हुए जितने भी किसान हैं उन किसानों के लिए योजनाएं निर्मित करना, उद्योगों में लगे हुए जो मजदूर हैं उनके लिए जीवन निर्वाह के लिए या उनके कल्याण के लिए योजनाएं निर्मित करना, ये काम राज्य का होगा। राज्य का कर्तव्य एक और होगा कि गांवों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। गांवों में छोटे छोटे जो उद्योग धंधे खोले जाए जिससे गांव के लोग भी बेकार ना हो। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का
प्रचलन करेगा। गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए और उनका वध रोकने का प्रयत्न करेगा। ये आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित एक और है कि राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों के भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। उचित व्यवस्थापन करने के लिए जैसे औद्योगिक संस्थान है, उनमें काम करने वाले मजदूर है। ये नहीं है कि जैसे मान लो उद्योग धंधे या कोई प्राइवेट कंपनी है और वो चाहे जैसे नियम लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है जैसे सामाजिक हित से संबंधित निर्देशक तत्व है। सामाजिक हित से संबंधित कौन से हैं? सामाजिक हित से संबंधित है राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों की विशेषता जैसे SC ST है या OBC है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, या जैसे अभी आपके जैसे आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए जैसे EWS एक योजना शुरू हुई है, जैसे सवर्ण कास्ट है और वो बहुत अधिक गरीब है, पिछड़े हैं, तो उनको भी शिक्षा में या जैसे नौकरियों में आरक्षण से संबंधित जो चलाया जा रहा है, ये शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो यूं कह सकते हैं कि हर एक वर्ग का उन्होंने ध्यान रखने की बात बताई है। हर एक वर्ग का जो है वो ध्यान रखेगा। इसके अलावा आपके तीसरा है आपके न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधित निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 44 में ये बात लिखी हुई है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी समस्त राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता होगी, समान कानून होंगे। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा ताकि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के अंडर में नहीं रह करके, प्रेशर में, दबाव में नहीं रह करके कोई निर्णय करे। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 में ये लिखा हुआ है कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। संविधान लागू होने के 10 वर्ष यानी, लेकिन आज भी चल रहा है। आगे हर साल जो है वो हर वर्ष जो ही 10 वर्ष पूरे होते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। विधान लागू होने के बाद 50 वर्ष के समय में भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 पारित हुआ और निर्देशक तत्वों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान की गई। यानी जो पहले क्या है कि ये जो बालकों को 6 से 14 से पढ़ाने वाला है, ये मूल आपके अधिकारों में नहीं था, निर्देशक तत्वों में था। लेकिन जब ये स्थिति प्राप्त नहीं हो पाई तब इसे मूल अधिकार के रूप में लिया गया और माता पिता के लिए भी ये कर्तव्य निर्धारित किया गया कि उनका ये कर्तव्य होगा कि वे अपनी औलाद को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी उन्हें जोखिम भरे कामों में नहीं लगाएंगे। ये तो अपन देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में है ही। अनुच्छेद में ये बात जोड़ी गई कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। ये बात जोड़ी गई है। चौथी बात है कि प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का कदम उठाएगा। उन्हें इतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सके। इसके अलावा आपके हैं प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। ये चौथी बात है। चौथा जो निर्देशक तत्व हैं उनको हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं कि प्राचीन स्मारक जितने भी हैं, जैसे कलात्मक महत्व के स्थान है, राष्ट्रीय महत्व के जो भवन हैं, उन भवनों की रक्षा का काम भी राज्य को सौंपा गया है। राज्य का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना, देशों के बीच, एक देश से दूसरे देश के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर भाव बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करना या उनके लिए प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार के काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व भी है। अब निर्देशक तत्व हुए हैं, लेकिन इनकी आलोचना भी की गई है कि भाई ये निर्देशक तत्व हैं वो किस काम के हैं। तो आलोचकों ने क्या कहा है, सबसे पहली बात लिखी है कि वैधानिक शक्ति का अभाव है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले इसकी विशेषता में कि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको जनमत प्राप्त है। जनमत और नैतिक शक्ति जो प्राप्त है, लेकिन वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। वैधानिक शक्ति, आलोचक ये कहते हैं कि वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होने के कारण ये निरर्थक हो गए हैं। ये तत्व केवल शुभ इच्छाएं हैं, नैतिक आदेश है।
ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के समान है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। ये आलोचना है। दूसरी आलोचना है कि निदेशक तत्व काल्पनिक और आदर्श मात्र है। निदेशक तत्वों में ऐसे काल्पनिक आदर्शों का चित्रण किया गया है जिन्हें क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत दूर की बात है। यानी इस प्रकार की क्रियाएं या इस प्रकार के सपने देखे गए जो सपने पूरे नहीं हो सकते, इस प्रकार की बात भी कहते हैं। एक आलोचना ये भी की जाती है कि एक संप्रभुता संपन्न राज्य में ये अप्राकृतिक है। एक राज्य जो संप्रभु है, इस पर किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है और इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण करना अप्राकृतिक प्रतीत होता है। विधिवेताओं की दृष्टि से एक संप्रभुता संपन्न राज्य को इस प्रकार के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है, ये आलोचक कहते हैं। एक आलोचना ये की जाती है कि संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका है। संवैधानिक विधिवेताओं ने यह आशंका व्यक्त की है कि ये तत्व संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध के कारण भी बन सकते हैं। क्या अगर मान लो इस प्रकार के तत्व लिखे हुए हैं, सरकार उन्हें पूरा नहीं कर पाती है, तो सरकार के प्रति जो जनता है, जनता का रवैया अलग होता है। जनता को एक दल जो दूसरे दल है वो बेखाने का काम भी कर सकते हैं। तो इससे संवैधानिक गतिरोध भी उत्पन्न हो सकता है, विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इनका महत्व है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है? पहली बात है कि निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है। निर्देशक तत्व हैं, उनके पीछे जनमत की शक्ति है और प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। जो भी जनतंत्र, कोई जनतंत्र की सरकार है तो जनतंत्र की सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। दूसरा इनका महत्व है कि नैतिक आदर्शों के रूप में इनका महत्व है। यदि निदेशक तत्वों को केवल नैतिक धारणाएं मान लिया जाए तो इस रूप में भी इनका अपार महत्व है। जैसे ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा है, फ्रांस में जो मानवीय और नागरिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र हुआ था, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना है, इनको कोई वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इन देशों के इतिहास पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। ब्रिटेन का जो मैग्ना कार्टा था उसका, जैसे फ्रांस की जो मानवीय और नागरिक अधिकारों जो घोषणा पत्र था, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना है, इनका अपने देश पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। इनको कोई वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार हम निदेशक तत्वों को वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए उपयोगी है। इसी प्रकार उचित रूप में यह आशा की जा सकती है कि निदेशक तत्व भारतीय शासन नीति को निर्देशित करेंगे, प्रभावित करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। शासन के मूल्यांकन का आधार भी है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये। नीति निर्देशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता असफलता की जांच करने का मापदंड भी मिलता है कि जनता कितनी लोक कल्याणकारी है। शासक दल द्वारा अपने मतदाताओं को निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं बतानी होगी। शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वों की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना होगा। इस प्रकार निदेशक तत्व जनता को विभिन्न दलों की तुलनात्मक जांच करने योग्य बना देंगे। चौथी बात है कि सामाजिक आर्थिक क्रांति के ये साधन भी है। 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हमारे देश ने, और राजनीतिक स्वतंत्रता देश की सामान्य जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का एक साधन है। ये बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, इसका मतलब अपने देश का जो स्थिति है वो सुधारना है, लेकिन निदेशक तत्वों की अवहेलना करने पर उनका सुधार संभव नहीं है। संविधान की व्याख्या में भी सहायक है। संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, जिनका तात्पर्य यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उनके द्वारा निर्देशित होगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निदेशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। जैसे एमसी शीतलवाड़ क्या लिखते हैं इसके बारे में? एमसी शीतलवाड़ ये लिखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके मूल सिद्धांतों को वैधानिक प्रभाव प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। एक इसका महत्व यह है कि कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। अंबेडकर क्या लिखते हैं? अंबेडकर जी ये लिखते हैं कि विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल निदेशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते। निदेशक तत्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इनमें गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होते हुए भी इन निदेशक तत्वों का अपना महत्व है, इनकी उपयोगिता है। अब निदेशक तत्वों के आधार पर हमारे देश में कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन से कानून बने, उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक कानून बना था, जमींदारी जागीरदारी प्रथा का अंत किया गया और भूमि सुधार। 1951 में ये जमींदारी जागीरदारी प्रथा व्यवस्था को समाप्त किया गया
और 1951 से लेकर आज तक बहुत सारे कानून पारित किए गए। ये निदेशक तत्वों के अंतर्गत ही बने हैं, निदेशक तत्वों में ही इनका जिक्र किया गया है। इसके अलावा देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं जो है ये नीति निदेशक तत्वों का ही एक परिणाम है। देश के आर्थिक विकास के लिए अब तक जो लगभग 12 योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी थी, और उनमें जैसे कृषि है, जल है, जल संसाधन है, पशु है, ग्रामीण विकास है, ऊर्जा है, उद्योग है, वाणिज्य है, आवास है, स्वास्थ्य है, हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं सरकार जो है वो अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में रखती है, और वो पंचवर्षीय योजनाएं जो है उन पर विचार करती है। तो वो एक लोक कल्याणकारी कार्य है, और वो सारे के सारे निर्दिष्ट तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बात है कि जैसे पंचायती राज की स्थापना और स्थानीय स्वशासन में भी इनका योगदान है। नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों की स्थापना और स्वायत्त शासन की इकाइयों का रूप की बात की गई। अनुच्छेद 40 में आप देखते हैं कि जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, और वो 2 अक्टूबर 1959 को हमारे नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। और पंचायती राज व्यवस्था में जो कमियां देखी गई उन्हें दूर करने के लिए 1993 में अपनी संसद ने 73वां संविधान संशोधन पारित किया, और 11वीं अनुसूची में ये व्यवस्था की गई कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन हुआ स्थानीय स्वशासन के लिए, यानी शहरी क्षेत्र के लिए, नगर पालिकाओं क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। और इस प्रकार जो है नीति निर्देशक तत्वों के कारण ही ये इस प्रकार की योजनाएं निर्मित हुई है, जो कि छोटे स्तर पर, यानी अपना जो शासन है, शासन के विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था बनी है वो इनके द्वारा बनी है। कमजोर वर्गों का कल्याण भी हुआ है, जैसे SC ST है, पिछड़ा वर्ग है, या अन्य जो वंचित वर्ग है, उन सभी वर्ग को संविधान और शासन ने विशेष सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई है वो इसका एक कारण है। जैसे अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर कानूनों का निर्माण किया गया है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के बालक बालिकाओं को जैसे छात्रवृत्तियां देना, पोशाक देना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। वर्तमान में जैसे राज्य सरकारें हैं वो जैसे बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा, हर तरह का जैसे पोशाक देना, यूनिफॉर्म देना बच्चों को, और भी तरह की जैसे ये मिड डे मील है, ये सारी योजनाएं क्या है, ये निदेशक तत्वों का ही परिणाम है। 1990 में जो 65वां संविधान संशोधन हुआ उसके आधार पर एक 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसमें SC ST OBC इन आयोगों की स्थापना करने की बात की गई और उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें भी जैसे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया था पहले 73वां 74 में। लेकिन 2011 में एक और संशोधन हुआ और उसमें महिलाओं को 30 की जगह 50% आरक्षण दे दिया गया। तो ये सब क्या है, ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। और 2005 में 93rd यानी 93वां संविधान संशोधन हुआ, उसके आधार पर शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें भी SC ST या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण प्रदान किया गया। जैसे अभी RTE के अंतर्गत जो बच्चे यानी प्राइवेट स्कूलों में भी अध्ययन करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, और वो RTE के अंतर्गत जैसे मुफ्त में शिक्षा ले सकते हैं, उनका भरण पोषण राज्य सरकार करती है। तो ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो इनसे ही बनी है। जैसे सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित भी बहुत सारे जो कानून बनाए गए हैं, योजनाएं चलाई गई है। भारत सरकार ने जैसे 2003 में वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना चलाई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो लागू किया गया था, ये सब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही हुआ है। बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, जैसे जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ, 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जो पहले प्राइवेट थी, पर्यटन, परिवहन, कोयला खान, विद्युत आपूर्ति, इन सभी का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो इसी के आधार पर किया गया है। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार से संबंधित भी कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। जैसे 44वां संविधान संशोधन 1989 जब हुआ तो मूल अधिकारों की सूची से निकाल करके उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। न्यायिक व्यवस्थाओं में सुधार भी हुआ है। न्यायिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जैसे 2001-2 में शीघ्र न्याय प्राप्त करने के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो ये सभी इसी के अधीन आते हैं। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है, जिसको आप देख ही रहे हैं, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार को आदेशित किया गया।
ये इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, मिड डे मील भोजन चलाया जा रहा है, शिक्षा का मूल अधिकार दिसंबर 2002 में स्वीकार कर लिया गया। शिक्षा का मूल अधिकार 2002 में स्वीकार किया गया, 2009 में उसका गजट में नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसको कानूनी रूप दिया गया और 2010 से इसको लागू कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है इसको 2010 से लागू कर दिया गया है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे निदेशक तत्व हैं लेकिन इनकी आलोचना भी करते हैं। आलोचना में ये कहा जाता है कि वे 71 वर्षों में यानी पिछले कई वर्षों में धनी और निर्धनों के बीच में जो विषमता थी वो विषमता वैसी की वैसी बनी हुई है। दूसरी बात यह भी है कि जैसे आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति संभव नहीं है, यानी संभव थी जबकि भारत के नागरिकों को रोजगार का अधिकार दिया जाता, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। और भी बहुत सारी बातें जो है वो लोग पढ़ते हैं और कहते भी हैं कि जैसे अनेक भूमि सुधार कानून पारित किए गए लेकिन कानूनों में बहुत सारी कमियां रह गई और अधिकांश राज्यों में इन कानूनों की क्रियान्विति नहीं हुई। छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक जो है पहले की तरह ही दुख देख रहे हैं और वो वंचित के वंचित रह गए हैं। तो ये आलोचनाएं तो नाम मात्र की है, आलोचना की बजाय इनका जो लाभ है वो ज्यादा है। इसलिए आज जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित मैं विचार करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।